Please subscribe our channel for latest update. This news is sponsored by सूर्य हॉस्पिटल राजा कतला। यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा किया जाता है हर बीमारी का इलाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मेरा ऐसा मानना है कि पेशेंट को अगर फैमिली मेम्बर्स को हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता हों, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, डिजीज़ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, तो पेशेंट और फैमिली बेटर डिसाइड कर सकते हैं और अपने मैनेजमेंट में भी कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस की, और आज हम बात करेंगे वेरियस इन्वेस्टिगेशंस की जो हार्ट के मरीजों की होती हैं। जब कोई भी मरीज़ चेस्ट पेन लेके इमरजेंसी में आता है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है ईसीजी। अगर मेजर हार्ट अटैक मरीज़ को उस टाइम चल रहा है तो ईसीजी उसको काफ़ी हद तक पिकअप कर लेती है, इनफैक्ट कर ही लेती है मोस्टली, और माइनर अटैक को भी ईसीजी पिकअप करती है। इसके अलावा जो वेरियस रेट के डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट रेट बहुत तेज़ या बहुत स्लो, या वेरियस रिदम डिसऑर्डर्स जैसे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या पीएसवीटी, इस प्रकार के रिदम्स को, रेट्स को ईसीजी तुरंत पिकअप करती है। अगर मरीज़ का हार्ट रेट बहुत कम चल रहा है तो इनफैक्ट इमीडिएटली टेम्परेरी पेसमेकर, सिंगल तार वाले पेसमेकर की ज़रूरत होती है मरीज़ को, जिसको निकाल दिया जाता है बाद में, और उसके बाद में उसको परमानेंट पेसमेकर की आवश्यकता पड़ती है अधिकतर केसेस में। इसके अलावा अगर उस प्रकार के रिदम्स हैं जैसे पीएसवीटी हो गया, बहुत फास्ट हार्ट रेट, या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो गया, वो भी बहुत फास्ट हार्ट रेट होती है, लेकिन दोनों में बेसिक फ़र्क है कि एक ऊपर के चैम्बर से आता है, एक नीचे के चैम्बर से आता है। तो इस केस में पेशेंट को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब चीज़ें डायग्नोसिस ईसीजी से हो जाती हैं। और कई बारी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया अगर बहुत फास्ट चल रहा होता है और अगर उससे पेशेंट का बीपी फॉल होने लगे या पेशेंट को और कोई दिक्कत होती है तो उसको इनफैक्ट डायरेक्ट करंट देके शॉक करके उस रिदम को नॉर्मल भी किया जाता है इमरजेंसी में। हाउएवर ईसीजी में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अगर ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है और मरीज़ को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मरीज़ को हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, आर्टरीज की कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए भी हो सकता है कि बैलेंस्ड इस्कीमिया, हार्ट के जो 3 आर्टरीज़ होती हैं, जब एक में बीमारी डेवलप होना शुरू होती है तो उसके दूसरे आर्टरीज़ उसको कोलेटरल्स देना शुरू कर देती हैं और हार्ट के वो पर्टिकुलर मायोकार्डियम के उस पार्ट को एक एट रेस्ट एटलीस्ट ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। तो इसलिए ईसीजी बहुत क्रिटिकल ट्रिपल वेसल डिजीज़ में भी हम लोग बहुत बार नॉर्मल देखते हैं। उसके बाद में ट्रोपोनिन ब्लड में एक टेस्ट होता है जो हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है। तो वो टेस्ट होता है, वो काफ़ी हद तक हमें गाइड करता है फर्दर कि हमें मरीज़ का मैनेजमेंट कैसे करना है। हालांकि उसमें भी ट्रोपोनिन तुरंत नहीं आता है पॉजिटिव। ट्रोपोनिन अगर पहला सेट माना जल्दी करा लिया है तो वो पॉजिटिव नहीं भी आ सकता है, इसलिए उसको 4 से घंटे के बाद फिर से रिपीट करना चाहिए और तभी हमें कंक्लूड करना चाहिए कि ये हार्ट की अटैक वाली दिक्कत है या नहीं है। फिर एक टेस्ट होता है 2D इकोकार्डियोग्राफी। 2D इकोकार्डियोग्राफी करने से हमको पेशेंट के हार्ट की फंक्शनिंग कैपेसिटी, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन में मेज़र करते हैं, जिसको लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन या LVEF कहते हैं, वो हम पता चलता है हमको। वैल्व के स्ट्रक्चर, इसके अलावा हार्ट की बाहर की झिल्ली, पेरिकार्डियम के स्ट्रक्चर या उसकी कोई बीमारी, वो हमें पता चलती है। और अगर हार्ट अटैक हुआ है उससे जो कोई मसल डैमेज हुई है वो भी हमें पता चलती है। लेकिन अगर हार्ट की पंपिंग भी नॉर्मल है तो उसमें भी वही बैलेंस्ड स्कीमा वाला इशू होता है, और वो क्लियरली ये इंडिकेट नहीं करती है कि पेशेंट को हार्ट की आर्टरीज़ की डिजीज़ 100% नहीं है। स्ट्रेस टेस्ट, जो TMT टेस्ट सब लोग जानते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। स्ट्रेस इको टेस्ट भी होता है जिसमें इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के पहले और टेस्ट के बाद भी की जाती है, ये देखने के लिए कि जो पेशेंट ने एक्सरसाइज की है उसका पेशेंट की हार्ट की पंपिंग पे या पेशेंट के हार्ट की रेट या रिदम पे
किस प्रकार से फ़र्क पड़ा है वो देखने के लिए की जाती है। और जो मरीज़ चल नहीं पाते हैं उनको डोबुटामाइन स्ट्रेस को भी की जाती है दवाई देके इंजेक्शन से। स्ट्रेस टेस्ट के बारे में ये कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि ये अगर नॉर्मल है तो अगेन ये गारंटी नहीं देता कि हार्ट की आर्टरीज नॉर्मल होंगी, क्योंकि हो सकता है पेशेंट काफ़ी एक्सरसाइज करता हो और उसको अच्छे कोलेटरल्स बने हो। इसके अलावा ये भी नहीं इंडिकेट करता कि इस मरीज़ को हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं आने वाला है। हालांकि इससे एक्सरसाइज कैपेसिटी बहुत अच्छे से वो प्रिडिक्ट करता है। और जिन लोगों का स्ट्रेस टेस्ट समझो तीसरी स्टेज तक नेगेटिव गया है, तो उनको अगर हार्ट का अटैक आ भी जाता है, छोटा या बड़ा जैसा भी, तो उनको उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। टीएमटी का एक ये डेफिनेटली बेनिफिट है। और इसके अलावा अगर ये भी प्रिडिक्ट कर देता है थोड़ा बाकी रेट के बारे में और रिदम के बारे में, इसकी कुछ अलग डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस होती है। टीएमटी के बारे में मैं एक बात ही कहना चाहूँगी कि अगर मरीज़ को ऑनगोइंग डिस्कम्फर्ट है, जो रीसेंट ऑनसेट है और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, तो टीएमटी पे कोशिश करें कि टीएमटी पे दौड़ने वाले टेस्ट ना करें, क्योंकि अगर ये दिक्कत आपको हार्ट की आर्टरीज की वजह से है तो वो टीएमटी पे दौड़ने के टाइम दिक्कत बढ़ सकती है, परेशानी हो सकती है। अगर टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो काफ़ी हद तक इंडिकेट करता है कि पेशेंट को हार्ट की आर्टरीज की डिजीज़ है। लेकिन टीएमटी के बारे में मैं इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऑनगोइंग डिस्कम्फर्ट है तो आप एटलीस्ट अपने आप डिसीजन ना लें मशीन पे दौड़ने का। एक टेस्ट होता है सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी। सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी हम कार्डियोलॉजिस्ट लोग उस केस में कराते हैं जब हमें लगता है कि पेशेंट लो टू इंटरमीडिएट रिस्क है और पेशेंट के ईसीजी, इको, कार्डियक एंजाइम्स, ट्रोपोनिन वगैरह नॉर्मल आए हैं, लेकिन फिर भी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं और उसका पेन थोड़ा एटिपिकल है और हम रूल आउट करना चाहते हैं उसकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, तो उस केस में हम लोग सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराते हैं। सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी को लेके मीडिया में कुछ गलत इन्फॉर्मेशंस भी सर्कुलेट होती हैं, जैसे कि अगर ये नस से डाई देने वाला टेस्ट हो ही सकता है तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट एक कन्वेंशनल कॉर्नरी एंजियोग्राफी क्यों बता रहा है। तो उस बारे में मैं ये क्लियर कर दूं कि सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जो एनॉमलस ओरिजिन ऑफ आर्टरीज़ हैं वो उसमें अच्छे से पता चलती हैं, आर्टरीज़ में ब्लॉकेजेस भी पता चलती हैं और कैल्सिफिकेशन स्कोर पता चलता है। लेकिन उस केस में जहाँ हमें क्लियरली ईसीजी इंडिकेट कर रही है या हमको कार्डियक एंजाइम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हार्ट की दिक्कत है ही है, उस केस में सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराने का इसलिए सेंस नहीं बनती क्योंकि उसमें जो भी आएगा सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी में जो भी दिक्कत दिखाई देगी उसको कंफर्म करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए आपको कन्वेंशनल कॉर्नरी एंजियोग्राफी तो करनी ही पड़ेगी। तो आपको डाई 2 बार आपको लेनी पड़ेगी और कॉस्ट इश्यूज़ भी उसके हो जाते हैं, क्योंकि जिस केस में हमें लगता है कि हमें सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी से ही हम पेशेंट को बता पाएंगे कि आप सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट पे चलते रहिए अभी एटलीस्ट कुछ और टाइम के लिए, उसमें हम लोग कराते ही हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट है, अगर ये नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू उसकी बहुत है, अगर ये टेस्ट बताएगा कि तीनों आर्टरीज़ में आपके कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो हम लोग काफ़ी अश्योर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अभी एटलीस्ट आज तक का डेट में पेशेंट की आर्टरीज़ में बीमारी डेवलप नहीं हुई है। लेकिन अगर बीमारी निकलती है किसी भी आर्टरी में, तो उसको कंफर्म करने के लिए कि वो कितनी बीमारी है, उसका हमें आगे क्या करना है, मेडिकली रखना है कि एंजियोप्लास्टी करनी है कि बाईपास पे जाएगा पेशेंट, ये डिसीज़न लेने के लिए हमको नेसेसरली एंजियोग्राफी ही करनी पड़ती है। तो सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी के बारे में ऑलमोस्ट सब लोग ज़रूर जानें कि ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है
लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट से भी हम हमेशा कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए बगैर कन्वेंशनल कॉर्नरी एंजियोग्राफी के मदद के। और लो टू इंटरमीडिएट रिस्क में, जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, या चेस्ट पेन ही एटिपिकल है, या पेशेंट का स्ट्रेस भी नेगेटिव आ गया है लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, और हमको भी ऐसा लग रहा है कि शायद कार्डिक है भी या नहीं है, हम भी डाउट में हैं, तो उस केस में हम सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी हम लोग ही एडवाइस करते हैं। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हम लोग को पता है कि हम ये करा सकते हैं लेकिन हम नहीं करवा रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कार्डियोलॉजिस्ट्स के बीच में नहीं है। कॉर्नरी एंजियोग्राफी के बारे में तो लोग जानते ही हैं, उसके बारे में मैं कभी डिटेल में बात करूँगी फिर से। इसके अलावा और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे होल्डर मॉनिटरिंग। होल्डर मॉनिटरिंग 24 आवर्स की ईसीजी मॉनिटरिंग होती है, जिससे कुछ ऐसे रेट के डिसऑर्डर्स या रिदम के डिसऑर्डर्स जैसे जिनको पेसमेकर की आवश्यकता पड़ सकती है, वो इंटरमिटेंट होते हैं, वो हमेशा नहीं दिखाई देते, हमेशा नहीं ईसीजी में रिकॉर्ड हो पाते हैं। और उस प्रकार के इंटरमिटेंट कम हार्ट रेट वाली बीमारियाँ जिनके लिए पेसमेकर की आवश्यकता पड़ जाए मरीज़ को, या ऐसे रेट की और रिदम की बीमारियाँ जिनके लिए मरीज़ को फर्दर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, इस प्रकार की रिकॉर्डिंग को देखने के लिए हम 24 घंटे वाले ईसीजी दैट इज़ होल्डर मॉनिटरिंग करते हैं। कई बार ये चीज़ें 24 आवर्स की ईसीजी में भी नहीं पिकअप होती, तो हम एक्सटेंडेड लूप रिकॉर्डर या इंटरनल लूप रिकॉर्डर वगैरह लगाते हैं। उसके अलावा एक बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मतलब 24 घंटे के लिए आपका बीपी मॉनिटर होता है। एवरी 30 मिनट वो मशीन आपका बीपी लेती है और आप मशीन लगवा के घर चले जाते हैं, उसके लिए आपको भर्ती नहीं होना पड़ता है। तो जैसे कई मरीजों का बीपी हॉस्पिटल में बढ़ता है, कई मरीजों का बीपी घर पे बढ़ा हुआ होता है, कई लोगों का रात में बढ़ा हुआ होता है, कई लोगों का वर्क प्लेस पे बढ़ा हुआ होता है। तो बीपी बढ़ने के ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो इस एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से बहुत अच्छे से पिकअप होती है। और कई लोगों का ब्लड प्रेशर बावजूद इसके कि हमने उनको अच्छे मेडिकेशंस पे रखा हुआ है, जो गाइडलाइंस इंडिकेटेड मेडिकेशंस हैं, फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं होता है, तो उस केस में भी हम लोग एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करवाते हैं। और एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हमको हमारी हाइपरटेंसिव जो थेरेपीज़ हैं, जो ट्रीटमेंट है, उसके लिए हमको काफ़ी अच्छा गाइड करती है। इसके अलावा एक इन्वेस्टिगेशन कार्डियक एमआरआई भी हम कराते हैं कभी कभी, जो वाल्व की कंडीशंस, मसल्स की कंडीशंस, कुछ मसल जो हार्ट की मसल्स की कुछ बीमारियां होती हैं, जो जैसे सार्कोइडोसिस है, एमिलोइडोसिस है, ट्यूमर्स हैं, ये सब पिकअप करने के लिए कार्डियक एमआरआई होती है। तो ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो डे टू डे में पेशेंट कम्स अक्रॉस, तो इस बारे में अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।